हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जहांगीर सिंह है। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने मेरी इस टॉपिक से संबंधित पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ साथ इस वीडियो से संबंधित कमेंट भी करें। आपके इस कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है। आज हम बीए सैकड़ा क्लास का तीसरे सेमेस्टर का एक लेखक के बारे में नया टॉपिक है। लेखक जयशंकर प्रसाद जी, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। उनके जीवन परिचय के बारे में हम जानने वाले हैं। साथ साथ उनकी काव्य की विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। काव्य का अर्थ है कविता। उनकी कविताएं जो भी लिखी गई हैं उनकी क्या विशेषता रही है उनके बारे में भी हम जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा लेकिन अंत तक सुनना है, देखना है। तो शुरू करते हैं बेटा बिना देरी से। जन्म जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1899 ईस्वी में काशी, जिसे सुंगनी साहू घराने में हुआ। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद जी था। वह तंबाकू का व्यापार करते थे। किशोर अवस्था के पूर्व ही इनके माता और बड़े भाई का देहावसान हो गया। देहावसान का अर्थ हो गया मृत्यु होगी। यह किशोर अवस्था में ही थे। इनके माताजी और इनके बड़े भाई चल बसे। 16 वर्ष की उम्र में ही जयशंकर प्रसाद जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दूसरा पॉइंट है शिक्षा। प्रसाद जी ने प्रारंभिक शिक्षा काशी में कवीस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध कर दिया गया। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन किया। साहित्य में उन्हें बचपन में ही रुचि थी। इन्होंने 9 वर्ष की उम्र में ही कलाधर के नाम से एक सवैया लिखा था। कौन से नाम से? कलाधर। ये प्रमुख बात है। आगे है व्यवसाय। प्रसाद जी हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार रहे। व्यवसाय का अर्थ होता है काम। काम क्या किया? तो एक तो कवि ही थे, दूसरा नाटककार। नाटककार का अर्थ होता है कि नाटक लिखने वाला। उपन्यासकार का अर्थ होता है उपन्यास लिखने वाला, जिसे हम इंग्लिश में नॉवल बोल देते हैं, नावल कह देते हैं। आगे है निबंधकार। निबंधकार का अर्थ होता है लेख लिखने वाला। तो यह सभी गुण जयशंकर प्रसाद जी के अंतर में थे। वे छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। छायावाद युग कौन सा है? छायावाद युग बेटा जैसे कि आदि काल आपने पढ़ा था, आदि काल, भक्ति काल, रीत काल, चौथा था आधुनिक काल। आधुनिक काल को आगे 6 और 7 भागों में बांटा गया है, जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और तीसरा युग है छायावाद युग। आगे है छायावादोत्तर युग, जिसे आगे मतलब फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवलेखन में बांटा गया है। तो आपने छायावाद समझ लेना है कि आधुनिक काल है, आधुनिक काल का ही एक भाग है। उसमें जयशंकर प्रसाद जी को एक प्रमुख स्तंभ माना गया है। आगे हैं इनकी रचनाएं। जयशंकर प्रसाद जी ने 27 रचनाएं लिखी हैं। उनकी रचनाओं को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है काव्य रूपक, जिसमें करुणालय आता है। दूसरा है कथा, काव्य कथाएं, जिसका नाम है चित्राधार। तीसरा है गीत काव्य। मैंने एक एक दो लिखी हैं बेटा, आप जितना चाहे उतना याद कर सकते हो। गीत काव्य में है कानन, कुसुम, झरना
और लहर। गीत काव्य का अर्थ हो गया गाने वाली कविता। आगे है खंड काव्य, जिसमें है प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, आंसू। आंसू तो आपके सिलेबस में आप है ही है, लेकिन आगे वाली कक्षा में है। महाकाव्य है इसका कामायनी। अगला पॉइंट है मृत्यु। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें रुचि थी। वह बहुत बड़े शतरंज के खिलाड़ी भी थे। वह नियमित व्यायाम करने वाले, नियमित व्यायाम एक्सरसाइज, कसरत करने वाले। सात्विक खान पान, सात्विक होता है जितनी ज़रूरत है उतना खाना, स्वच्छ खाना। सात्विक खान पान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे, लेकिन एक क्षय रोग के कारण, एक गंभीर रोग के कारण 1937 को प्रातःकाल अर्थात उम्र से ही पहले, लगभग आयु 47 वर्ष 47, अल्प आयु में ही उनका देहांत काशी में हो गया था। तो इनके संबंध में कुछ अन्य तथ्य भी हैं जो प्रमुख हैं। पहला है, इन्होंने जो कामायनी रचना लिखी उन पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ, पुरस्कार मिला। दूसरा है, इनको छायावाद का ब्रह्म भी कहा जाता है। ब्रह्म, जैसे कि ब्रह्म विष्णु भी है ना देवते हमारे, तो इन्हें ब्रह्म माना गया है छायावाद युग का, आधुनिक युग का। तो कुछ आलोचकों ने इन्हें झारखंडी कवि भी कहा है। कुछ आलोचकों ने इन्हें झारखंडी कवि भी कहा है। आगे है इनके काव्य की साहित्यिक विशेषताएं। पहला पॉइंट है श्रृंगारकता का वर्णन। इन्होंने अपनी कविता में श्रृंगार का वर्णन किया है। यह प्रेम और यौवन के कवि हैं। इनकी रचनाओं में श्रृंगार के दोनों रूप, जैसे कि संयोग और वियोग, का वर्णन मिलता है। संयोग के भी अनेक आकर्षक और भावग्राही चित्र इनकी रचनाओं में मिलते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रेम भावना। प्रेम की भावना अपने आप में अनंत है। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम के पीर का वर्णन किया है, उसके दुख का वर्णन किया है, उसकी पीड़ा का वर्णन किया है। तीसरा है प्रकृति प्रेम। तो छायावाद युग में हिंदी कविता में प्रकृति चित्रण किया गया है। प्रकृति के सुंदर चित्रण का वर्णन इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में हमें मिलता है। 4 नंबर पॉइंट, रहस्य भावना और दार्शनिकता। रहस्यवादी कवियों में से छायावादी कवियों का प्रमुख योगदान रहा है। उन्हें भले ही मानवीय जीवन का चित्रण किया और उसमें भी रहस्य अनुभूति की बात की है। इनकी काव्यगत विशेषताओं में दार्शनिकता का पुट भी मिलता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीयता की भावना। इनकी कविताओं में, इनकी कृतियों में, इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना भी हमें मिलती है। इनकी कविताओं में प्रभावी रूप देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है प्रगतिवाद की विचारधारा। वह छायावादी कवि से ही प्रगतिवाद कवि बने थे। इनकी रचनाओं में छायावाद का पुट तो था ही, साथ में प्रगतिवाद के विचार भी सम्मिलित थे। 7 नंबर पॉइंट देश प्रेम। इनकी कुछ रचनाओं से पता चलता है कि यह अपने देश के लोगों के प्रति कितने प्रेम तथा कितने सहानुभूति रखते थे। उनकी संस्कृति के प्रति अटूट आस्था थी। आगे है भाषा शैली। इनकी भाषा शैली स्वाभाविक, तत्सम तथा सरल थी। छोटे छोटे पदों में गंभीर भाव भर देना और उनमें संगीत तथा लय का होना इनकी शैली की प्रमुख विशेषता थी। आगे है बेटा 9 नंबर पॉइंट अलंकार योजना। इन्होंने अलंकारों का भी सहज
स्वाभाविक प्रयोग किया है, जिसमें शब्दालंकार, अर्थालंकार के अनेक रूपों का सुंदर प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। आगे है संगीत आत्मिकता। इनकी कविताओं में संगीत की ऐसी लय है जो निर्जीव प्राणी में भी प्राण डाल देती है, उसका मन भी रोमांचक हो उठता है। इनका संगीत कविता के पद पद में झलकता है, पद पद में प्राप्त होता है। आगे है संक्षेपता। गीत काव्य में भावों की अभिव्यक्ति को दर्शाने के लिए इन्होंने संक्षेपता का ध्यान भी रखा है। ऐसा नहीं है कि बहुत सी बड़ी बड़ी रचनाएं लिखती संक्षेप में कुछ बात ही नहीं कही, ऐसा नहीं है। इन्होंने बिल्कुल संक्षेप में भी अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का ढंग रखा है, तरीका अपनाया है। इन्होंने अपने भावों को संक्षेप में प्रतिपादित करने की कोशिश भी की है। आगे है बेटा कल्पनाशील। कल्पनाशील काव्य का मुख्य अंग होता है कल्पना करना, क्योंकि एक कवि यदि रचनाएं लिखता है, कविताएं लिखता है, रचना करने शुरू करता है, तो उनके मन में पहले कल्पना आती है, फिर उसके बाद उसकी जो कलम होती है वह चलती है। कल्पना जो कविता होती है उसका प्रमुख अंग होता है। यह काव्य का प्राण तत्व भी माना गया है। कहा भी जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। रवि का अर्थ होता है सूर्य, कि जहाँ सूर्य का चानन, सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, पर वहाँ तक कवि पहुँच जाता है, उसके विचार पहुँच जाते हैं, उनकी कविताएं पहुँच जाती हैं, उनकी रचनाएं पहुँच जाती हैं, उनके हृदय के भाव पहुँच जाते हैं। आगे है रस योजना। इनकी काव्य रचना में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद के भी दर्शन होते हैं। इनकी रचनाओं में साथ साथ श्रृंगार रस के साथ साथ वीर रस और शांत रस का भी संगम है। लास्ट पॉइंट है प्रवाहमयता। प्रवाहमयता निरंतरता, कंटिन्यू जिसे हम बोल देते हैं। इनकी भाषा में प्रवाह के दर्शन होते हैं। कवि ने गद्य और पद्य में प्रवाह में कोई भी रुकावट नहीं आने दी। गद्य होता है जैसे कि निबंध लिखना, नाटक लिखना, इस प्रकार नॉवल लिखना, उपन्यास लिखना। तो पद्य होता है जैसे कि कविताएं रचना। तो चाहे इन्होंने गद्य में रचना की है, चाहे इन्होंने पद्य में रचना की है, अर्थात चाहे इन्होंने नाटक लिखे हैं, चाहे इन्होंने कहानियाँ लिखी, चाहे इन्होंने कविताएं लिखी, उनके प्रवाह में कभी भी इन्होंने रुकावट नहीं आने दी। इनकी भाषा का प्रभाव भावों को लेकर चलता रहा है। तो बेटा यह तो था जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में और उनकी काव्य की विशेषताओं के बारे में। कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।